नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 24 घंटे में 2,17,000 नए मामले, 2 दिन में 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत, दिल दुखाने वाला सन्नाटा, जनता का त्राहिमाम और सिस्टम वेंटिलेटर पर। यह कोरोना काल का डरावना सत्य है। बेबसी की लड़ाई उम्मीद से हो रही है। भारत लड़ रहा है, लेकिन बेबसी की ऐसी तस्वीरें सामने हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोरोना के समय की ऐसी 6 तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे। एक तरफ लोगों की जान लेने वाला कोरोना है, दूसरी तरफ बच्चे हैं जो स्वभाव से चंचल होते हैं। इस समय कोरोना का अटैक बच्चों पर हो रहा है। हम लगातार बच्चों को कोरोना से बचाने वाली रिपोर्ट्स की सीरीज चला रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप कोरोना से अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए हमने 4 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मदद ली है। अगर आपने अब तक बच्चों के वो कोरोना लक्षण नोट नहीं किए हैं जिन्हें देखने के बाद तुरंत एक्शन की जरूरत होती है, तो आपको ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। हम आपको यह भी बताएंगे कि बच्चों की कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी। कोरोना की दूसरी जानलेवा लहर के बीच जिस दवा को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है रेमडेसिविर। इस दवा की डिमांड बढ़ रही है, साथ में इसकी कालाबाजारी भी खूब हो रही है। तमाम शहरों में आपको इस दवा की कालाबाजारी और इसकी कमी से जुड़ी खबरें और तस्वीरें देखने को मिलती होंगी। लोग सोच रहे हैं कि रेमडेसिविर कोई संजीवनी है, कोरोना का अंतिम समाधान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इस दवा, इसकी डिमांड, सप्लाई, कालाबाजारी और असर पर बात करना जरूरी है। और आज ये भी देखेंगे कि क्या कोरोना के अटैक के बाद कुंभ जारी रहेगा। हरिद्वार में चल रहे कुंभ पर कोरोना का गहरा असर पड़ा है। कुंभ में कई साधु संतों के संक्रमित होने और एक संत की मृत्यु के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या कुंभ को तय समय से पहले खत्म कर देना चाहिए। इस सवाल पर सब अखाड़े में आ गए हैं। आज कुंभ के दौरान हरिद्वार में बढ़े कोरोना संक्रमण की बात भी करेंगे और इस पर सभी पक्ष आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से इसने वेंटिलेटर पर ला दिया है। लगातार 2 दिन से हर रोज देश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कई राज्यों में अस्पताल में बिस्तरों की कमी है। सरकार ऑक्सीजन को लेकर माथापच्ची कर रही है। 1 साल में न तो लोगों ने कोरोना के खतरे को समझा, न सिस्टम ने पूरी तैयारी की। आज कोरोना काल बनकर वार कर रहा है और भारत बेबसी की तस्वीरें देख रहा है। घंटे में 2,17,000 कोरोना के नए मरीज, 48 घंटे में 4,18,000 संक्रमित, 2 दिनों में 2,223 लोगों की मौत। इस आंकड़े से उखड़ी हुई सांसों का सन्नाटा। वायरस घरों को उजाड़ रहा है। अस्पताल की चौखट पर सिसकियां सुनाई दे रही हैं। दर्द, बेबसी, लाचारी, गुहार, सब कुछ है जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। इंसान हर वक्त लड़ रहा है, जांच के लिए लड़ रहा है, बेड के लिए लड़ रहा है, ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा है और वायरस से भी उसकी जंग जारी है। बेबसी की पहली तस्वीर। बनासकांठा में अस्पताल में भर्ती का इंतजार करते मरीज की कार में ही मौत हो गई। बेबसी की दूसरी तस्वीर। अहमदाबाद की मोर्चरी में बाहर शव लेने के लिए कतार लगी। बेबसी की तीसरी तस्वीर। कोरोना टेस्ट आफत से कम नहीं, टेस्ट से पहले इंतजार, रिपोर्ट मिलने का भी इंतजार। हालांकि टेस्टिंग में जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हो, वहीं जमीन पर टेस्टिंग को लेकर के भी अब मरीज भटकते नजर आ रहे हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से यह आंकड़ा बढ़ रहा है, यूपी में हालात और खराब हो सकते हैं। बेबसी की चौथी तस्वीर। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए, एक बिस्तर पर 2 कोरोना मरीज। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में स्ट्रेचर पर महिला को लेकर घूमते परिवार झकझोर देंगे। सरकार कह रही है दिल्ली में बिस्तर की कमी नहीं है, फिर लोग भटक क्यों रहे हैं?
उसकी वजह बताता है दिल्ली सरकार का ये ऐप, जिसमें ये साफ तौर पे बताया गया है कि 15,700 कुल बेड हैं, जिसमें 4,429 बेड अभी खाली हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे वाले कॉलम पर जाएंगे वहां पर दिखाएगा 3,884 बेड है, जबकि 485 बेड ही खाली हैं। बेबसी की 5वीं तस्वीर, सांसों को सहारा देने के लिए ऑक्सीजन भी कम हो गई, ब्लैक में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन की कमी की बात को लेकर के कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के इंतजाम पूरे हैं। तमाम जो दूसरे और मेडिकल सुविधाओं की बात हो, चाहे शमशान घाट की बात हो, अस्पतालों की बात हो, हर जगह सख्ती की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आंकड़े कम हो और कोशिश की जा रही है कि इस पर कंट्रोल हो। लेकिन अभी जमीनी हकीकत कुछ और है। बेबसी की छठी तस्वीर, मरने के बाद भी चैन नहीं। कोरोना की वजह से शवों को कांधा देने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे। अंतिम सफर के लिए श्मशान घाट पर घंटों इंतजार। लगातार इतनी ज्यादा संख्या में शव पहुंच रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। 24 घंटे यहाँ पर जो 2 मशीन है वो चल रहा है और लाइन इतनी लंबी हो गई है कि अब आप देखिए रोड पर भी जो है जो शवों को रखा जा रहा है। जैसे कल की बात हो, 1 साल पहले की तरह अब फिर से पलायन, मजदूर घरों को लौट रहे हैं। बेबसी की जितनी तस्वीरें देखेंगे उतना टूटेंगे। हर तस्वीर झकझोर देगी। इंसान कितना बेबस है। इस बार पूर्ण नहीं तो आंशिक ही सही, लेकिन लॉकडाउन ही नियति है। राजधानी दिल्ली में आज से 2 दिनों तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। यूपी में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वाराणसी में शनिवार और रविवार को पूरी तरह तालाबंदी रहेगी। चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान में भी वीकेंड लॉकडाउन है। कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश हो रही है। सरकार ने कहा है कि दूध, फल, सब्जी, एलपीजी सिलेंडर और बैंकिंग सुविधाएं जो हैं, ये जो वीकेंड कर्फ्यू है उससे दूर रहेंगी। ये जरूरी जो सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी। उसके अलावा लोग जो हैं नजर नहीं आएंगे, इसके लिए सख्ती बरती जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार, पंजाब समेत आधे हिंदुस्तान में प्रशासन सख्ती कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 1 साल बाद भी सिस्टम तैयार क्यों नहीं है और लोग अनुशासित क्यों नहीं है? कोरोना के साथ साथ सिस्टम से लड़ने की मजबूरी क्यों है? आज तक ब्यूरो। कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को था। 18 फरवरी तक कुल 1,56,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 16 अप्रैल को मौत का आंकड़ा 1,74,000 तक पहुंच गया, यानी 57 दिन में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर में खतरा दोगुना हो गया है। 2 महीने से कम समय में 80,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं, यानी अब बच्चों को वायरस का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। माना जा रहा है कि कोरोना को लेकर लापरवाही और रियायतें इसकी सबसे बड़ी वजह है। बच्चों का अचानक बाहर ज्यादा निकलना, स्कूल कॉलेज का खुल जाना, लोगों से मिलना, ग्रुप में खेलना, खराब हाइजीन, मास्क न पहनने जैसी वजहों से कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों को आसानी से अपनी चपेट में ले रहा है। आज हमने 4 बड़े डॉक्टरों से बच्चों में कोरोना को लेकर बातचीत की, समझने का प्रयास किया कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। ये रिपोर्ट आपको, आपके पूरे परिवार को देखनी चाहिए और बच्चों को एक्स्ट्रा सावधानी के लिए तैयार करना चाहिए। माता पिता खुद लाख दुख सह लें, लेकिन बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। बच्चों को हल्का बुखार भी आ जाए तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों पर कोरोना जैसा बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो उनकी नींद उड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के सामने सब बेबस है और इस बार यह वायरस बच्चों की सांसों पर प्रहार कर रहा है। बच्चों में संक्रमण बढ़ रहा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के केस भी काफी बढ़े हैं। देश में पिछले 46 दिनों में करीब 80,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हर 100 कोरोना मरीजों में से कम 4 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र
10 साल से कम है। कोरोना की दूसरी लहर नवजात बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है। पानीपत में तो मां के गर्भ में ही बच्चे को कोरोना हो गया है। मां पहले से ही संक्रमित है। गुजरात के सूरत में 14 दिन के नवजात बच्चे ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को सूरत में ही 13 साल के एक और बच्चे की मौत हुई थी। कोरोना की पहली लहर में माना जाता था कि बच्चों पर कोरोना का असर घातक नहीं है, लेकिन इस बार ये धारणा टूट गई है। पहली लहर के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। अब तक जो वायरस बच्चों पर ज्यादा असर नहीं डालने के लिए जाना जाता था, जिसकी वजह से वैक्सीन के ट्रायल्स भी बच्चों पर नहीं किए गए थे, वो दूसरी लहर में इतना आक्रामक होकर सामने कैसे आ गया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में बहुत कम ऐसी संख्या होती है जहां पर ज्यादा खतरनाक सिम्टम्स नजर आते हैं। आज एम्स में स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में बच्चों में संक्रमण का मामला उठा। डॉक्टरों ने चिंता जताई। तो मेरे को पता है इसी तरह से सारी जगह ये चीज हो रही होगी और सर ये सर जो है ये और आएगी और मैं चिंतित हूं। अब बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं सर। पहले वो बेचारे घर पे रहते थे लॉकडाउन के उसमें, अब वो बाहर निकलने लगे हैं और बच्चे जो हैं जब भी बीमार होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर क्लेम करते हैं और वो इन्फेक्शन फिर उनके पास जाता है। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में बच्चों में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं जैसे बड़ों में इस वक्त दिख रहे हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के बाद। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में अब भी कोरोना वायरस से लड़ने में ज्यादा क्षमता है, लेकिन कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पर बच्चों की जानें नहीं बच पा रही हैं और लिहाजा सावधान रहने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे जरूरी सवाल यह है कि माँ बाप को कैसे पता चले कि बच्चा कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ है, क्योंकि वायरल बुखार और कोरोना के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर बच्चों को डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत हो तो वो तुरंत सावधान हो जाए। इसके अलावा तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, नाक का लगातार बहना भी लक्षण है। लेकिन जब बच्चा बहुत जल्दी थकने लगे और भूख भी कम हो जाए तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। इस समय माँ बाप को और डॉक्टर्स को भी, खास करके बच्चों के डॉक्टर को भी हाई सस्पिशन रखना है जब तक कि अदरवाइज कि अगर कोरोना नहीं है तब तक हमें कोरोना ही सस्पेक्ट करना है। तो सिम्टम्स बहुत कॉमन भी है और अनकॉमन भी। कॉमन सिम्टम्स में वही जो खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द और सांस में तकलीफ होना है। जो अनकॉमन बच्चे में सिम्टम है वो है कि बच्चा सुस्त हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, बच्चे को भूख कम लग रही होगी, अगर इंटेक कम होगा, बच्चों में रैशेस हो सकते हैं स्किन में, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, बच्चा प्लेफुल नहीं रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर में वायरस पहले से ताकतवर होकर आया है। ऐसे में डॉक्टर और एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर लक्षण दिखे तो RT-PCR टेस्ट के नतीजे निगेटिव भी आ जाएं तो भी बेफिक्र ना हो, सावधान रहें और पहले टेस्ट के 3 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराएं, क्योंकि वायरस चकमा दे रहा है। कोविड टेस्ट अगर पॉजिटिव हो तो इन्फेक्शन आने के 3-4 दिन के बाद पॉजिटिव निकलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड टेस्ट में जो RT-PCR टेस्ट होता है, जो हमारा अब सबसे रिलायबल बढ़िया टेस्ट है, उसमें 35% तक फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। यानी बच्चे में बीमारी होगी लेकिन टेस्ट गलती से फॉल्स नेगेटिव दिखाएगा। तो टेस्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना बच्चे की जो हालत है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर टेस्ट नेगेटिव भी आए तो हमको ये समझना चाहिए कि संभावना है कि बच्चे में कोविड है। सवाल उठता है कि बच्चों में एक बार कोरोना की पुष्टि हो गई तो फिर क्या करें? सबसे पहले तो ये जरूरी है कि पैनिक में ना आए और गंभीरता से कोरोना के इलाज के तय प्रोटोकॉल का पालन करें। 2-3 चीजें मूल कही जा रही है कि एक तो बुखार है तो आप बुखार को कम करने की दवा जो जब सबसे ज्यादा इस समय पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब हो रही है उसको नियमित रूप से 6-6 घंटे पे देते रहें। अगर खांसी वगैरह है तो उसके लिए कुछ दें। बच्चे का डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली चीज जो बच्चे करते हैं
वो है कि वो खाना पीना बंद कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह से उनको कुछ खाने को स्पेशली लिक्विड्स जरूर देते रहें, और हम उनकी भी जैसे कि हम बड़ों में कर रहे हैं ऑक्सीजन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उनको ये सिम्टम्स हैं तो आइसोलेशन करना जरूरी है। कोरोना से संक्रमित 90% बच्चे ठीक भी हो रहे हैं, यानी खतरा तो है, लेकिन बच्चों में इस वायरस की मारक शक्ति अभी कम है। फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीमारी से ठीक हुए मासूमों को अब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS बेदम कर रहा है। इसमें शरीर में रैशेज आते हैं। इसका असर कई महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ता है। नसों और मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। कोविड से रिकवर हो जाते हैं वो मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में उनमें से कुछ बच्चे चले जाते हैं, जिसमें कि शरीर में रैशेज आने लग जाते हैं, जीभ और मुंह के अंदर जो है वो रेडनेस आ जाती है, आंखें एकदम ब्लड रेड हो जाती हैं। ये जो सिंड्रोम है जानलेवा हो सकता है। लास्ट क्लासिकल कोरोना में भी कम से कम 300-400 केसेस इसके रिपोर्ट हुए थे, और अभी भी कोरोना में हमारे को खासकर छोटे बच्चों में खास ध्यान रखना है कि MSIS डेवलप हो सकता है। ये बिल्कुल डिफरेंट इलनेस है, कावासाकी डिजीज की तरह बिहेव करती है। पुरानी कहावत है कि दुर्घटना से अच्छी सावधानी है। मौसम बदल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ऐसे में डॉक्टरों की राय है कि थोड़ा ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। बच्चों को घरों में रखें, पार्क ले जाने से बचें। इसमें मैं कुछ हिदायत पेरेंट्स को देना चाहूंगा। सबसे पहली मैं हिदायत ये देना चाहूंगा, अभी आप लॉकडाउन समझ के चलिए। इस वक्त बाहर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है। ये मैं बता दूं, हमारे जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं वो 41% है इस देश में, यानी कि उनकी आबादी लगभग 55-60 करोड़ है, और उनके लिए एक भी वैक्सीनेटेड नहीं है ना। भी आने वाले 3 से 4 महीने में हमारे पास वैक्सीन आने वाली है, तो उनकी स्पेशल प्रोटेक्शन रखनी बहुत आवश्यक है। दिक्कत ये भी है कि बच्चों को पूरे अनुशासन के साथ कोरोना से बचाव के उपाय करना सिखाना बहुत मुश्किल है। फिर भी ढिलाई नहीं बरतें, माता पिता को एक्स्ट्रा कोशिश करनी चाहिए और कोरोना से एक्स्ट्रा खबरदार रहना होगा। मिलन शर्मा और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हर 25 में से एक मरीज 10 साल से छोटा बच्चा है। बच्चे पहले एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी लक्षण नहीं होते थे, लेकिन अब उनमें कई लक्षण दिख रहे हैं, जैसे नाक बंद, पेट में दर्द, दस्त, गले में दर्द, थकान, सर दर्द। इसीलिए यहां बच्चों की वैक्सीन पर भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। मॉडर्ना ने अमेरिका में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कुछ हफ्ते पहले शुरू किया था। इसे किडकोव अभियान कहा गया है। इस अभियान के तहत अमेरिका और कनाडा में 6 महीने से 11 साल तक के 6,750 बच्चों को ट्रायल के लिए रजिस्टर किया गया है। मॉडर्ना के अलावा और भी कई कंपनियां बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर रही हैं। फाइजर, बायोएनटेक बच्चों पर अपने वैक्सीन को लेकर स्टडी कर रही है। जॉनसन एंड जॉनसन भी 12 साल से 18 साल के किशोरों पर वैक्सीन के ट्रायल का ऐलान कर चुकी है। दिसंबर में अमेरिकी ड्रग एजेंसी ने फाइजर की वैक्सीन को 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों पर इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी थी। इजराइल में 12 से 16 साल के 600 किशोरों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। वहां कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ने फरवरी में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए टीके का परीक्षण शुरू किया था। भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन का ट्रायल जारी है। कहा जा रहा है कि यह बच्चों के लिए कारगर रहेगा, यानी इस साल के अंत तक बच्चों के लिए वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। कोरोना की दूसरी जानलेवा लहर के बीच एक दवा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस दवा की डिमांड बढ़ रही है, साथ में इसकी कालाबाजारी खूब हो रही है। इस दवा का नाम है रेमडेसिविर। इंदौर हो, कानपुर हो, वडोदरा हो, सूरत हो, रायपुर हो, आपको कालाबाजारी और रेमडेसिविर की कमी से जुड़ी खबरें और तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। लोग ये सोच रहे हैं कि रेमडेसिविर कोई संजीवनी है जो उन्हें कोरोना के अटैक से पूरी तरह बचा सकती है, जबकि ये सच नहीं। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। जब अलग अलग वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल चल रहे थे, तब कोरोना के शुरुआती इलाज में रेमडेसिविर का इस्तेमाल भी हो रहा था। लेकिन नवंबर में WHO ने भी यह कह दिया था कि रेमडेसिविर कोरोना का सटीक इलाज नहीं है। भारत में इस दवा को लेकर इतनी भ्रांतियां हैं कि जिसे रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, वो भी इस दवा के लिए लाइन लगा रहा है। आज गुजरात हाईकोर्ट ने भी रेमडेसिविर दवा को लेकर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारे मिथक हैं। WHO की अलग धारणा है, ICMR की अलग। राज्य सरकार कुछ और बोल रही है और जनता को इसकी पूरी जानकारी नहीं। जनता को लगता है कि रेमडेसिविर उन्हें कोविड-19 से बचा सकती है। इसका जिस तरह से अनावश्यक प्रचार हो रहा है वो ठीक नहीं है। अब सभी को इस बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए। आज रेमडेसिविर की डिमांड, इसकी किल्लत और इसके असर पर मैंने रिपोर्ट तैयार की है। उम्मीद है कि इसमें आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
यूं तो कोरोना के उपचार की कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यानी उपचार पद्धति के तहत इस्तेमाल की जाने वाली दवाई रेमडेसिविर की भारी मांग भी है और किल्लत की शिकायतें भी। रेमडेसिविर है नॉट अवेलेबल। सिटी हॉस्पिटल करोल बाग के पेशेंट्स को ही मिल पा रहा है और किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। केवल गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने थोड़ा बहुत अरेंज करके रखा है, बाकी किसी हॉस्पिटल में भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको लग रहा है लोग होर्डिंग कर ले रहे हैं पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। डिमांड बहुत ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। रेमडेसिविर रखे? नहीं, रेमडेसिविर हमको बेचना अलाउड नहीं है। अभी इस टाइम फार्मेसी पे बेच ही नहीं सकते। क्वेरीज आती हैं आपके पास? लोग बहुत आती हैं, दिन की कम से कम 100 से ऊपर क्वेरीज है हमारे ऊपर, लेकिन रेमडेसिविर अभी अवेलेबल है नहीं। कहीं पे अवेलेबल नहीं है? नहीं, अभी एक्चुअली कहीं पे पोर्टल निकाला है इन्होंने। एक्चुअली मैं साइट का नाम आपको एक बार चेक करके बताता हूँ। वहाँ पे उन्होंने लिस्ट दे रखी है कि इन जगहों पे रेमडेसिविर डिस्पेंस कर देंगे प्रिस्क्रिप्शन पे। अच्छा। वो कंपनी की साइट से ही है। वेबसाइट का नाम है readytofightcovid.in। अच्छा। इस वेबसाइट पे अगर किसी को भी रेमडेसिविर की जरूरत हो तो वो यहाँ से ले सकते हैं। तो दुकान से हमें पता चला कि दुकानों पर रेमडेसिविर की तलाश न करें, बल्कि readytofightcovid.in पर जाएं। हम इस वेबसाइट में आए हैं और पहला मैसेज जो हमें मिला है वो ये कि वी रिग्रेट दैट देयर इज नो अवेलेबल स्टॉक फॉर रेमडेसिविर एज ऑफ टुडे। अलग अलग राज्यों में रेमडेसिविर की कमी की शिकायतें आ रही। इस सब के बीच रविवार को सरकार ने रेमडेसिविर ड्रग और इंजेक्शन के निर्यात पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी, जब तक देश में कोविड की परिस्थिति में सुधार न आ जाए, और इसके उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन हम आपको ये भी समझाते हैं कि रेमडेसिविर कोरोना में किस स्थिति में प्रयोग की जाती है। डॉक्टर मांडे, रेमडेसिविर जो ड्रग है वो कोरोना में कैसी मदद करता है? किस समय क्या डॉक्टरों की देखरेख में उसका इस्तेमाल होना है? जैसे कि रेमडेसिविर ऐसी जो दवा है वो वायरस को रिप्लिकेट करने में कम करता है। वो ऐसे पाया गया था कि उसका एक आरएनए पॉलीमरेज नाम की जो एंजाइम है वायरस को रिप्लिकेट करने में, उसका वो इनहिबिशन करता है। लेकिन ज़्यादातर ये पाया गया है कि रेमडेसिविर की वजह से हॉस्पिटल का जो स्टे है वो कम हो जाता है। 14 दिन की वजह फिर 10-11 दिन हॉस्पिटल का स्टे होता है। यानी जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसके लिए इस्तेमाल होना है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तब उस ड्रग को लेना चाहिए। तब भी लेना चाहिए। अपने आप रेमडेसिविर कोई ना ले, और सिर्फ कोरोना के सिम्टम है, सर्दी खांसी हुई तो रेमडेसिविर लेना बिल्कुल शुरू ना करे। खुद से नहीं करना। यानी अगर कुछ लोग सोचते हैं कि रेमडेसिविर जब हाथ आ जाए तो उसको लेके रख लें, ये गलत तरीका है। ये एकदम गलत तरीका है। किसी ने भी ऐसा करना नहीं चाहिए कि सर्दी खांसी हो गई, जुकाम हो गया तो रेमडेसिविर लेना शुरू किया। एकदम गलत होगा ये। जब हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने जो अगर कहा कि रेमडेसिविर की जरूरत है तभी लेना चाहिए, वैसे भी नहीं लेना चाहिए। सीधे तौर से समझें तो रेमडेसिविर जीवन रक्षक ड्रग नहीं है, ये केवल उपचार पद्धति का हिस्सा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये केवल अस्पतालों में उपलब्ध हो सकती है, दवा दुकानों पर नहीं। फिर भी लोग घबराहट में इस दवा को हासिल करना चाहते हैं। क्या आप लोग नॉर्मल दिनों में रखते थे इसे? नहीं मैडम। या लोग क्वेरी लेके आते हैं, मांगते हैं? जी, 1000 क्वेरीज डेली की आ रही है। 1000 क्वेरीज डेली की आ रही है। और ये हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है? ओनली डायरेक्ट सप्लाइड फ्रॉम द कंपनी, ओनली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल। बाकी किसी जगह नहीं मिलता? बाकी किसी जगह नहीं है। लोग मांगते हैं डेली 1000 क्वेरीज डेली की आ रही है। कोरोना का कहर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही रेमडेसिविर की मांग बढ़ रही है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि अस्पतालों में ही ये दवाई दी जानी है, लोग इसके लिए बेचैन उस तरीके से न हो। लेकिन इस सारी चीजों के बीच ये जो दवाई है फिलहाल बाजारों में, और कई लोगों का ऐसा आरोप है कि अस्पतालों में भी नहीं मिल पा रही है। लोगों की तरफ से आम जन जिंदगी से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह रोजाना गुहार लग रही है कि उन्हें रेमडेसिविर की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। यहां खबर की पूरी पिक्चर आपको दिखा देते हैं ताकि इस दवा से जुड़ा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। इसको डेवलप हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया था। ये दवा अपने मूल मकसद में काम नहीं आई थी, इसीलिए 2014 तक इसे रिसर्च के स्टेज पर ही रखा गया। 2014 में इसे इबोला वायरस के इलाज में इस्तेमाल किया गया। तब से यह दवा कोरोना वायरस परिवार की 2 बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये बीमारियां हैं मर्स और सार्स। किसी इंसान के शरीर में घुसने के बाद कोरोना वायरस को अपने
डुप्लीकेट वायरस बनाने की जरूरत होती है और रेमडेसिविर दवा कोरोना वायरस के डुप्लीकेट बनाने की रफ्तार को कम करती है। भारत में रेमडेसिविर दवा को इंजेक्शन के रूप में कई कंपनियां बना रही हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब, जाइडस कैडिला, सिप्ला, हेटेरो, सन फार्मा, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज और माइलन। इन कंपनियों ने हर महीने 38,80,000 इंजेक्शन वायल बनाने की क्षमता विकसित की हुई है। इस दवा के दाम अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग है। इंजेक्शन के एक वायल के दाम 899 रुपए से लेकर 5,400 रुपए तक है। ब्रांड बदलने पर दाम में इतना फर्क आ जाता है। सरकार ने इस क्षमता के अलावा 7 जगहों पर हर महीने 10 लाख वायल बनाने का अप्रूवल दिया है। इसके अलावा 30 लाख वायल प्रति महीने के प्रोडक्शन की अतिरिक्त तैयारी है। इससे भारत में इस दवा के निर्माण की क्षमता 38,80,000 वायल से बढ़कर 78,80,000 वायल हो जाएगी। ऐसी आशंका है कि अगले 2-3 दिन में महाराष्ट्र में 12 से 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कमी हो सकती है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इस दवा की कमी हो सकती है। हमारी टीम को यह भी पता चला है कि कई OLX यूजर गुजरात और महाराष्ट्र में रेमडेसिविर के वायल बेच रहे हैं। इसी क्रम में कई लोगों को कालाबाजारी के लिए पकड़ा भी गया है। यहां आपको यह भी बता दें कि भारत ने पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा देशों को रेमडेसिविर के 11 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट किए हैं। 11 अप्रैल को सरकार ने रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और दवा के 4 लाख वायल स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भेज दिए थे। WHO के अनुसार रेमडेसिविर के 5 ट्रायल्स में यह पता चला है कि यह दवा कोरोना से होने वाली मौतों को कम नहीं कर पाती और अस्पताल में भर्ती मरीज की वेंटिलेटर की जरूरत भी इस दवा से कम नहीं होती। हालांकि कुछ ट्रायल ये बताते हैं कि अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने से जो मौतें होती हैं, उनमें कई बार इस दवा से फायदा हो सकता है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इसका इस्तेमाल घरेलू सेटअप में करने का कोई लाभ बिल्कुल भी नहीं। देश में हर रोज 2 लाख कोरोना मरीज मिल रहे हैं और वायरस के बढ़ते फैलाव के बीच हरिद्वार में कुंभ का भव्य मेला भी चल रहा है। लेकिन जैसा कि अंदेशा था, कुंभ में कई साधु संतों के संक्रमित होने और यहां तक कि एक संत की मृत्यु के बाद सवाल उठने लगे कि सवाल ये कि क्या कुंभ को तय समय से पहले खत्म कर देना चाहिए। अब यह मांग कई साधु संत भी उठाने लगे। नरक की काट है और कुंभ की ठसाठस भीड़ इसका सबसे जीता जागता और ताजा उदाहरण। स्नान तो पूरे विधि विधान से हुआ, लेकिन कुंभ का ये मेला कोरोना संक्रमण को बढ़ा गया। कुंभ से खबर यह है कि 60 से ज्यादा साधुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। जूना निरंजनी और आह्वान अखाड़े के 9 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरिद्वार जिले में पिछले 24 घंटे में 629 कोरोना के केस मिले। 153 श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कुंभ में शामिल हुए निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब 60 से ज्यादा साधु संतों में कोरोना की पुष्टि और एक महामंडलेश्वर की मौत के बाद कोरोना काल में कुंभ स्नान जारी रखने पर सवाल खड़ा हो गया। और ये सवाल बड़ा ही नहीं हो गया, बल्कि अखाड़ों के बीच कुरुक्षेत्र की नौबत पैदा कर गया। सबसे पहले पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने संयुक्त रूप से बड़ा निर्णय लेते हुए फैसला किया कि 17 अप्रैल को उनकी छावनियां कुंभ से उठ जाएंगी। अखाड़ों के इस ऐलान पर बैरागी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़ों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है। इनकी ओर से कहा गया है कि कुंभ पर कोई फैसला सभी 13 अखाड़े मिलकर ही ले सकते हैं। तो कुंभ तो अपने समय से आया है और अपने समय से ही जाएगा। समेटना ना समेटना ये हमारे वश में हमें है नहीं। हम तो पुण्यकाल का लाभ ले सकते हैं, तो वो हम ले रहे हैं और हम किसी को वंचित करने के पक्ष में नहीं है। और कुछ संस्थाएं क्यों आगे आकर के ये भ्रम फैला दे रही हैं जनता में कि कुंभ समाप्त हो गया। आखिर ऐसा करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? हम ये कहना चाहते हैं कि प्राण, जीवन और जैव सत्ता अथवा मनुष्यता की को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अन्य अखाड़ों के जिनके स्नान रहते हैं उनको भी वरीयता मिले, उनकी भावनाओं को भी अथवा उनके संकल्प का भी सम्मान होना चाहिए। देश भर के दुकानदार लंबे समय से विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब ऑनलाइन रिटेलर्स ने भी इनकी नीतियों से सरकार को भारी नुकसान होने का दावा किया है। कोरोना महामारी
महामारी के दौर में विरोध का भी ऑनलाइन तरीका इजाद हो गया। देश में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की भेदभाव वाली नीतियों के खिलाफ 6 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और व्यापारियों ने असंभव सम्मेलन का आयोजन किया। दिलचस्प बात यह है कि आयोजन दिग्गज अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के MSME के लिए 15 से 18 अप्रैल तक संभव नाम से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम का जवाब है। असंभव में ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशंस और प्रहार समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन संगठनों के मुताबिक विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की नीतियों के कारण छोटे व्यापारियों का रोजगार संकट में पड़ गया है। The e-com portals are flouting the FDI rules at every level, आज हमारे करीब पिछले 2 साल में 40,000 से ऊपर मोबाइल शॉप्स बंद हो चुकी हैं। तो ये इम्पैक्ट हमारे पास है और कई हजार दुकानें इस स्तर तक पहुंच चुकी हैं कि वो बंद हो सकती हैं। तो डेफिनेटली जो आवर इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम। उसकी वजह क्या है? यूटिलिटी इसलिए खत्म हुई है कि जो प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ डिजिटल जो शॉपिंग मॉल रहने थे, अब दे हैव बिकम डिजिटल रीसेलर्स आल्सो। तो वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए। जब आप एक प्लेटफॉर्म ना रह के आप खुद भी उसमें से इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप कॉम्पीट करने लग जाते हो किसके साथ में? जो बाकी छोटे प्लेयर्स हैं। व्यापारियों का दावा है कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने के दौरान उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका आरोप है कि कंपनियां सरकार को गुमराह करती हैं। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां कहती हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में रिटेलर्स मौजूद हैं, जबकि हकीकत में केवल 5-6 रिटेलर्स का इनके कुल रेवेन्यू में 95% पर कब्जा है। इनका आरोप है कि ई कॉमर्स कंपनियों की गलत नीतियों के चलते बीते 2 साल में 40,000 मोबाइल शॉप्स के शटर गिर गए हैं। वहीं अब मोबाइल की कुल बिक्री में 55% हिस्सेदारी वेबसाइट्स की है, जबकि दुकानदारों का एक कारोबार 60% तक लुढ़क गया है। कोरोना की दूसरी लहर के सामने अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर भी संकट मंडरा रहा है। इन हालातों के बावजूद प्राइस वाटर हाउस कूपर के सर्वे में 90% सीईओज ने दावा किया है कि अगले 12 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से नए रिकॉर्ड बना सकती है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स में लागू आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से आर्थिक गतिविधियों में काफी कमी आई है। इसके चलते 2021-22 की विकास दरों के अनुमानों में भी गिरावट की आशंका जताई जाने लगी है। इसके बावजूद अगले 1 साल में देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भरपूर सुधार की उम्मीद देश के सीईओज को है। PwC के 24वें ग्लोबल सीईओ सर्वे के मुताबिक देश के 88% सीईओ का मानना है कि अगले 12 महीनों में दुनिया की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हर 10 में से 7 टॉप इंडियन एग्जीक्यूटिव को अगले 1 साल में अपनी कंपनी की आमदनी बढ़ने का भरोसा है। आर्थिक सुधार में बढ़े इस भरोसे की वजह एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी का अनुमान है। गुरुवार को आए मार्च के एक्सपोर्ट आंकड़ों ने भी इन उम्मीदों को मजबूत किया है। मार्च में एक्सपोर्ट 60.5% बढ़कर 34.45 अरब डॉलर पर पहुंच गए। वहीं PwC के सर्वे के मुताबिक आगे भी ये तेजी जारी रहेगी और ब्रिटेन, चीन, बांग्लादेश, जर्मनी और UAE को किए जाने वाले एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने में मददगार विदेशों की इस लिस्ट में सबसे आगे अमेरिका रहेगा। जानकारों का मानना है कि अमेरिका में इकोनॉमी की सेहत सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का असर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आएगा। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को मार्केट के न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चालू कर दिया, जिसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों का आना, टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने बिजनेस को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और इनोवेशन के माध्यम से अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर के सीईओ पर कराए गए PwC के सर्वे के मुताबिक कंपनियां नए बिजनेस मॉडल और डिजिटलाइजेशन को अपना रही हैं। सर्वे में शामिल 93% भारतीय सीईओ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर निवेश करेंगे।
90% CEO 3 साल में लीडरशिप और टैलेंट डेवलपमेंट में निवेश करने को तैयार हैं। 88% भारतीय कंपनियों के CEO लागत घटाने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि 80% एग्जीक्यूटिव साइबर सिक्योरिटी में निवेश पर जोर दे रहे हैं। 85% CEO कामकाजी क्षमता में सुधार लाने पर गौर कर रहे हैं। हालांकि ये सब अनुमान तभी सही साबित होंगे जब मई के बाद कोविड की दूसरी लहर धीमी पड़नी शुरू होगी। दरअसल अभी तो देश कोरोना की इस दूसरी लहर के कहर के आगे बेबस हो गया है। इस रहस्यमय महामारी का ये दौर RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा है, तो पॉजिटिविटी रेट और डेथ रेट के आंकड़ों से भी चिंता बढ़ रही है। अगर कोरोना के केसेस जल्द ही रिकवर होते हैं और कम होते हुए नजर आए तो जो इंडस्ट्री की उम्मीद है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी स्मॉल इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, इन सभी पर काफी तेजी से असर देखने को मिलेगा। इस वक्त जो कोविड आई है वो नया म्यूटेशन स्ट्रेन है और ये म्यूटेशन स्ट्रेन हर्ड इम्यूनिटी को मात दे रहा है, जिसको हम इम्यून एस्केप मैकेनिज्म कह सकते हैं। जो एंटीबॉडीज हमारी बनी है वो नया स्ट्रेन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वैक्सीनेशन के बावजूद भी इन्फेक्शन होने का रीजन है। अब बात उठती है कितना घातक हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन घातक हो सकती है अगर ये ज्यादा देर हमारे शरीर में रहे, क्योंकि ये फेफड़े को टारगेट कर रहा है। बहरहाल इस बार संपूर्ण लॉकडाउन न होने से कारोबार की रफ्तार सुस्त तो होगी, लेकिन इस पर ब्रेक नहीं लगेगा। साथ ही पिछले साल के अनुभव ने ऑनलाइन काम करने का जो विकल्प दिया, उससे उम्मीद है कि इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त नहीं होगी और देश दोबारा आर्थिक विकास की नई इबारत लिखने का काम करेगा। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों के लिए लॉग ऑन करें आजतक.in पर या डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप और देखते रहिए आज तक।